नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, हैप्पी होंगे। आज हम लोग मौर्य प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। मौर्य प्रशासन के बारे में हमें मेगास्थनीज के इंडिका, चाणक्य के अर्थशास्त्र, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख और अशोक के विभिन्न शिलाभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य प्रशासन को सुदृढ़ करने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को काफी सहयोग दिया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को एक केंद्रीकृत प्रशासन में संगठित किया था और राजनीतिक एकता स्थापित किया था। चाणक्य के अर्थशास्त्र में हमें 7 सिद्धांत यानी 7 विचारधारा राज्य का मिलता है, जैसे राजा, मंत्री, मित्र, कोष, सेना, दुर्ग। राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए अंगरक्षिकाएं होती थी। राजा 4 अवसरों पर राजमहल से बाहर निकलते थे: शिकार, युद्ध, न्याय वितरण और यात्रा के दौरान। राजा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का प्रमुख होता था और समस्त प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया था। उत्तर का पथ के राजधानी तक्षशिला था। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। दक्षिण पथ का राजधानी स्वर्णगिरी, जो कि कर्नाटक में है। यहाँ पर सोने का खान था। और कलिंग का राजधानी तोसली था। अवंती का राजधानी उज्जैन था, जो कि उत्तर और दक्षिण के पथ, उत्तर से दक्षिण जाने के लिए जो राजमार्ग था, उस राजमार्ग पर उज्जैन स्थित था। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र था। तो संपूर्ण साम्राज्य के प्रशासन को देखने का कार्य पाटलिपुत्र से ही देखा जाता था। प्रत्येक प्रांत के लिए राजकुमार या आर्य को नियुक्त किया गया था। प्रांतों को मंडल में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख पदाधिकारी महामात्र होता था। और मंडल को आहर या विषय में विभाजित किया गया था। स्थानिक, युक्त और रजयुक्त विषय का प्रमुख पदाधिकारी होता था। और गांव का अधिकारी ग्रामीण होता था। और मध्यवर्ती क्षेत्र में गोप और स्थानिक भी था। बड़े पदाधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है। इसके अलावा 26 अध्यक्षों का भी उल्लेख है। बड़े अधिकारी को 48,000 पन प्रति वर्ष दिया जाता था वेतन के रूप में, जबकि सबसे छोटे अधिकारी को 60 पन वार्षिक दिया जाता था। 60 पन वार्षिक दिया जाता था। नगर प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इंडिका से प्राप्त होती है। इंडिका में मेगास्थनीज लिखता है कि पटना नगर का देखभाल करने के लिए प्रशासन के लिए 30 सदस्यों का एक समूह था। और इस समूह को 30 सदस्य, 5-5 सदस्य के आधार पर 6 समिति बनाया गया था, जो नगर प्रशासन का देखभाल करता था। नगर प्राचीर से घिरा हुआ था। नगर में प्रवेश करने के लिए 64 द्वार थे और 570 बुर्ज थे। नगर कुम्हार का राजप्रसाद कच्चे ईंट और लकड़ी से बना हुआ था। राजप्रसाद 2 मंजिला था और इसमें एकाश स्तंभ भी लगाया गया था। और नगर के सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था किया गया था। न्याय प्रशासन भी काफी विकसित अवस्था था। न्यायालय 2 तरह के थे: धर्मस्थली न्यायालय, जो कि दीवानी विवाद को देखता था, और कंटक शोधन, जो कि फौजदारी मामले को देखता था। निचले स्तर के विवाद को ग्राम नहीं देखता था। न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था और अंतिम न्याय के मामले में अंतिम फैसला राजा ही करता था। सैन्य प्रशासन चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य शासक विशाल साम्राज्य के रखरखाव और विस्तार के लिए युद्ध के लिए विशाल सेना का गठन किया था। सैन्य दल में घोड़ा, हाथी के अलावा नौसैनिक को भी शामिल किया गया था। और इन्हीं सेना के बल पर यूनानियों
के द्वारा जो विवरण मिलता है उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जो विशाल सेना रखा था, उस विशाल सेना के बल पर ही वह अपने साम्राज्य को विस्तार दे पाया था। गुप्तचर व्यवस्था भी बहुत सुदृढ़ थी मौर्य काल में। गुप्तचर दो प्रकार की संस्था, गुप्तचर के लिए दो प्रकार की संस्था कार्य करती है, संस्था और संचार। संस्था जो है एक ही जगह पर केंद्रित रह करके वह सूचनाओं को एकत्र करता था और उस सूचनाओं को राजा तक पहुंचाता था, जबकि संचार जो है वह घूम घूम करके सूचनाओं को एकत्र करता था। राजा अधिकारियों के पसंद नापसंद को जानने, भ्रष्टाचार को जानने या उसके द्वारा कार्य किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं, इसकी जानकारी के लिए गुप्तचर से हमेशा फीडबैक लेते रहते थे। गुप्तचर के लिए वेश्याओं को भी नियुक्त किया जाता था और इसके लिए बाकायदा उसे प्रशिक्षण भी दिया जाता था। और साधु संत भी गुप्तचर में परिभ्रमण करने वाले भिक्षुनी आदि परिव्राजक वगैरह भी गुप्तचर का काम करते थे। राजस्व प्रशासन बहुत ही विकसित अवस्था में था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के आय का 7 प्रमुख स्रोत था। कृषि, पशुपालन, वाणिज्य व्यापार से राज्य को मुख्य रूप से आय होती थी और राज्य कृषि के विकास के लिए और वाणिज्य व्यापार के विकास के लिए काफ़ी कदम भी उठाए थे। राज्य की तरफ से सिंचाई के लिए भी व्यवस्था की जाती थी। इसका प्रमाण हमें पुष्यगुप्त के सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के रूप में मिलता है। इसका उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में है। राज्य वैसे लोगों को कृषि का पूरी छूट देता था जो बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाता था, वह उस पर मालिकाना हक भी देता था। राज्य यह पूरे संपूर्ण भूमि पर का राजा मालिक होता था और राजकीय भूमि पर भी कृषि कार्य कराया जाता था कैदियों से, दासों से। और राजकीय भूमि पर जो कृषि कार्य करवाता था वह सीता अध्यक्ष कहलाता था। राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था। आर्थिक स्थिति भी मजबूत थी। वाणिज्य व्यापार काफी विकसित था। राज्य के नियंत्रण में कई उद्योग धंधे चलाए जाते थे। वन भूमि पर राज्य का नियंत्रण होता था और धातुओं का लोहा, चांदी, तांबा आदि धातुओं से जो है हथियार बनाए जाते थे, कृषि यंत्र बनाए जाते थे। और मिट्टी के बर्तन, उत्तरकालीन पुलिस वाले मिट्टी के बर्तन भी इस समय में बनाने के लिए काफ़ी विकसित कार्य किए जा रहे थे। उसके बाद जो है व्यापार के लिए उत्तर की अपेक्षा दक्षिण अधिक सुगम था और कौटिल्य कहता है स्थल मार्ग की अपेक्षा जो है वह जल मार्ग के द्वारा व्यापार सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन क्योंकि स्थल मार्ग से चोरी, डकैती, जानवरों के हमले का हमेशा डर बना रहता था, जबकि हालांकि राज्य व्यापारियों को सुरक्षा देने की पूरी कोशिश करते थे और इस कोशिश के लिए वह सैनिक जगह जगह पर सैनिक छाननी लगाए हुए थे, पुलिस की व्यवस्था किए हुए थे, गुप्तचर की व्यवस्था किए हुए थे ताकि व्यापारियों को किसी प्रकार का तकलीफ न हो। बिक्री कर बड़ी कड़ाई से लिया जाता था। बिक्री कर चुराने वाले को दंड बहुत कठोर दिया जाता था और बिक्री कर चुराने वाले को बहुत बड़ा अपराधी माना जाता था। समाज, मौर्यकालीन समाज वर्णाश्रम जो है वह 4 वर्णों पर ही आधारित है। 4 वर्णों पर ही आधारित था। समाज में ब्राह्मणों का स्थिति जो है वह काफ़ी उच्च था। ब्राह्मण का मुख्य कार्य होता था कि पुरोहित का कार्य करना, यज्ञ करना, संस्कार, जन्म मरण में यज्ञों को संपादित करना और शिक्षक का काम करना, दीक्षा देने का भी काम करना ब्राह्मण का प्रमुख कार्य था। वैश्य का स्थिति भी ठीक था, लेकिन शूद्र के स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ था क्योंकि शूद्रों को कृषि, वाणिज्य, व्यापार से जीविका चलाने की छूट देने का बाद अर्थशास्त्र से इसका प्रमाण मिलता है, दिया गया था। इसका प्रमाण अर्थशास्त्र से मिलता है। स्त्री की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा अच्छी थी और स्त्रियों की दशा के सुधार हुए थे स्मृति काल की अपेक्षा। यहाँ इस काल में, मौर्य काल में जो है वह है सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। हालांकि छिटफुट सती प्रथा की घटना उत्तर पश्चिम सीमांत सैनिकों के, मृत सैनिकों के
पत्नियों के द्वारा मिलता है, लेकिन उसका कोई इस पर बात पर विवाद है कि मौर्य काल में सती प्रथा नहीं थी। अधिकांश विद्वान का मानना है कि मौर्य काल में सती प्रथा नहीं थी। हालांकि मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित थी, लेकिन मेगास्थनीज कहता है कि मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। इसलिए दास प्रथा, मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा मौर्य काल में नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ और चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य का अर्थशास्त्र में दास का उल्लेख है। अर्थात दास के प्रति मौर्य साम्राज्य में बहुत ही अच्छा व्यवहार था। इस वजह से मेगास्थनीज जो है भारतीय दास प्रथा के बारे में नहीं समझ पाया, क्योंकि बड़ा अच्छा व्यवहार किया जाता था, दासों के साथ क्रूरता नहीं की जाती थी। और जो दासों के साथ क्रूरता करने का प्रयास करता था उसको बहुत कठोर दंड दिया जाता था मौर्य काल में। सामाजिक स्थिति में जो है समाज का वातावरण बहुत ठीक ठाक था स्मृति काल की अपेक्षा। आर्थिक स्थिति भी ठीक थी, आर्थिक विकास काफ़ी हुआ था, बहुत बड़ी साम्राज्य का नींव रखा गया था। आर्थिक विकास की वजह से केंद्रीय प्रशासन, राजनीतिक एकता भी अच्छी अवस्था में, राजनीतिक सूत्र में बांधा, एकता के सूत्र में बांधा था चंद्रगुप्त मौर्य शासकों ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार और फिर अशोक। तो उसके बाद कला के क्षेत्र में भी मौर्य साम्राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। कला में जो है गुफा कला के लिए नागार्जुन पहाड़ी पर को खोद करके बनाया गया था दशरथ और अशोक के द्वारा। और धर्म के मामले में भी मौर्य साम्राज्य बहुत उदार थे, और जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, जबकि बिंदुसार आजीवक को और अशोक बौद्ध धर्म को। अर्थात सभी धर्मों को समान रूप से मौर्य साम्राज्य में समान सम्मान प्राप्त था, और सभी अपने विचार के अनुसार अपने धर्म को शांतिपूर्वक मानने के लिए स्वतंत्र थे। किसी प्रकार की कोई इसमें भेदभाव नहीं था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में अशोक के स्तंभ लेख का विश्लेषण और किया जाएगा और उस पर चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।